नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 26वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 22 को डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यानी पहले इसका हम नाम जान लें तो आर्टिकल 22 को गिरफ्तारी के लिए संरक्षण के नाम से जाना जाता है। यानी जब आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको गिरफ्तार होने से पहले जो संरक्षण दिया जाता है तो उसकी बात करता है हमारा आर्टिकल 22। गिरफ्तारी से लेकर क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं कि किस प्रकार की जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इतिहास से होते आ रहे कुछ ऐसे शोषण जिनके द्वारा जनता आहत थी, जिनके द्वारा बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों को कुचलने का प्रयास किया, उनको जानने का प्रयास करेंगे तथा इसी के चलते परिणाम स्वरूप आर्टिकल 22 को लेकर आया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। जानकारी को हमने नोट डाउन किया है और देख सकते हैं, और आप कॉपी पेन उठा लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। आप यदि नोट्स बनाते हैं तो आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आप आसानी से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, जो कि प्रीलियम्स के बाद जब अपन मेंस लिखते हैं ना, तो उसमें आंसर राइटिंग की ज़रूरत होती है। और आंसर राइटिंग के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप आज से ही लिखना प्रारंभ कर दें। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार यानी थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देख लें, जो कि पिछले व्याख्यान है उनके बारे में अध्ययन किया, जो कि हम 14 से लेकर 18 तक हमने समानता की बात की। स्वतंत्रता की बात हमने 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक की। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से लेकर 28 तक आता है। अभी हम आर्टिकल 22 को करेंगे, यानी यह भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा दूसरा अधिकार है। आगे देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार को आप याद रखिए, 29-32 में इसका अध्ययन किया गया है। अनुच्छेद 22 पर आते हैं तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के पहले संरक्षण की बात करता है तथा अनुच्छेद 21 गिरफ्तारी के बाद के संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि जो हमने आर्टिकल 21 पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था, तो वो करता है इसके इसके जो कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद जो संरक्षण की बात होती है कि किस प्रकार आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, क्या आपके अधिकार हैं, कितने समय तक आपको कस्टडी में रखा जा सकता है। यदि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता तो आपको बरी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रावधान हमने आर्टिकल 21 में बात की। लेकिन आर्टिकल 22 जो बात करता है वह गिरफ्तारी के पहले संरक्षण की बात करता है। यानी पहले ही आपके पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं कि आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। यदि मामला ऐसा है कि जिसमें आपने अपराध किया है तो ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 समस्या के पहले समाधान की बात करता है। यानी यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो समस्या है, यानी जब हमें गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पहले ही समाधान खोजने की बात करता है कि पहले ही आप इस प्रकार के समाधान कर सकते हैं ताकि आपकी गिरफ्तारी ना हो। अनुच्छेद 22 की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि अनुच्छेद 22 हर आर्टिकल के बारे में एक बात मैं बताता हूँ कि यह जो आर्टिकल है इनके पीछे क्या मतलब था, क्या ऐसे परिप्रेक्ष्य थे जो कि इनको लाया गया। तो यहाँ से आप एक बात को समझ सकते हैं, जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो कहीं से इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं कि आर्टिकल 22 क्या बात करता है। आर्टिकल 22 या स्वतंत्रता के अधिकारों में के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप यहाँ से इन सब बातों को इनपुट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सटीक होगी, तथ्यात्मक होगी और आपका आंसर प्रभावशाली होगा। और इसके माध्यम से जो भाषा यूज़ की जाती है वह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेश के समय हमारे भारतीय लोगों पर सुरक्षा के नाम पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ऐसा अधिनियम था जिसके तहत लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था जो आंदोलनकर्ता होते थे, या फिर ऐसा होता था कि जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में बोलते थे तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना किसी कारण के। इसका उपयोग कर उनके विरुद्ध
हो रहे आंदोलनों को दबाने के लिए करते थे। इसका जो उपयोग था, उसका उपयोग ना कहें, इसको दुरुपयोग कहें, इसका दुरुपयोग वो आंदोलनों को दबाने के लिए करते थे जो भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। यही सब गतिविधियाँ आज़ाद भारत में ना हो, यानी इस प्रकार की जो गतिविधियां जो ब्रिटिश काल में हो चुकी थी, जनता को किसी भी प्रकार से दबाया ना जाए, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखा जाए, इसलिए यह सब गतिविधियां आज़ाद भारत में ना हो, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा गिरफ्तारी के पहले संरक्षण देने की बात की गई। और यह बात जो कि हमारा संविधान है, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 22 में दी गई हैं, ताकि भविष्य में लोगों को अराजकता का सामना ना करना पड़े। अब अराजकता शब्द को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। अराजकता वह होती है जब किसी राजत्व सिद्धांत का पालन ठीक तरीके से नहीं होता और वहाँ पर जो यहाँ का प्रशासक होता है या राजा होता है या प्रशासन करने वाली सरकार होती है, वह अनैतिक रूप से कार्य करती है, तो उसे अराजकता की स्थिति कहा जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ भारत में ना हो, इसके लिए आर्टिकल 22 में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अब हम न्यायपालिका की बात समझे तो हमारे देश में न्यायपालिका का कार्य केवल दंड देना है। आर्टिकल 22 की बात हम कर रहे हैं कि समस्या से पहले समाधान की बात यह करता है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जो जुडिशरी है उसका भी नेचर यही होता है। वह किसी को दंड देने के लिए नहीं बैठी है, ना उसका कार्य किसी को दंड देना है। तो हमारे देश की न्यायपालिका का कार्य केवल दंड देना नहीं है, उसका कार्य लोगों को सही राह दिखाना है, यानी ऐसे लोगों को सही राह। इसके द्वारा जो पहले से आर्टिकल दिए गए हैं, जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं, तो वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप इन आर्टिकल्स को पढ़ें, उनको समझें कि आपको किस प्रकार जीवन निर्वाह अपने देश में करना है, अपराधों से दूर रहना है, लोगों को दबाना नहीं है, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि सरकार के द्वारा ही लोगों के जो अधिकार है उनका हनन किया जा सके। सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक कुरीतियों तथा सामाजिक तौर पर भी शोषण करके इनके जो अधिकार होते हैं वह दबाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है उनको सुधारने का कार्य करती है, ताकि लोग कोई भी अपराध करने से पहले अपराध के बाद के कठोर परिणामों को जान सकें। यानी जो यहाँ पर सजाएं दी जाती हैं बहुत ही आसानी से व इसकी स्पष्ट रूप से जांच करने के बाद ही सजा दी जाती है। इसलिए इसकी एक आलोचना भी होती है कि जो भारत की जो न्यायपालिका है वह बहुत ही देर में कार्य करती है। देर में कार्य करने का मतलब यही है कि वह पूरी मामले की अच्छे से जांच करती है, उसके बाद किसी को भी सज़ा देती है। अजमल कसाब वाले केस में आपने देखा होगा कि उसकी फांसी की सज़ा कितनी टलती रही, कई पैरवी हुई और के बाद उसकी बातें को सुना गया, सब कुछ जानकारी लेने के बाद उसके बाद उसको सजाएं दी गई थी। पुलिस एवं न्यायपालिका दोनों के एक ही प्रकार से कार्य होते हैं। पुलिस एवं न्यायपालिका दोनों ही देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, ताकि देश में शांति का वातावरण बना रहे और लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 को 2 भागों में बांटा गया है, यानी अनुच्छेद 22 के 2 भाग जो कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं। पहले भाग में क्या चर्चा होती है, साधारण कानून के आधार पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 22 को इस प्रकार से बांटा गया है कि जो कॉग्निजेबल यानी जो साधारण मामले होते हैं एवं आपराधिक मामले जो कि हम देख सकते हैं, जैसे कि हत्या है और भी बड़े मामले होते हैं जिसमें किडनैप किया जाता है, किडनैप करने के साथ हत्या की जाती है। इस प्रकार के मामलों के लिए अलग अलग इसमें प्रावधान दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसमें, साधारण मामलों में, तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। जो भी कॉग्निजेबल उसके द्वारा अपराध किए हुए हैं, यानी यदि स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा कोई मर्डर वगैरह किया हुआ है, तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं समझा जाता। लेकिन यदि कोई छोटा मोटा अपराध है, हाथापाई हुई है या फिर बातचीत के माध्यम से उसकी जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो उसके लिए उसको कारण बताना होता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। गिरफ्तार करने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए लिखित आदेश होना चाहिए कि वह
किस आधार पर गिरफ्तार कर रहा है। यहाँ पर पुलिस की जो पुलिस के लिए स्वतंत्रता की बात की गई, तो पुलिस को भी जो उनके आला अधिकारी होते हैं या फिर उसमें इनके ऊपरी अधिकारी होते हैं, उनसे परमिशन जो कि लिखित रूप में प्राप्त होती है, वह लेकर ही वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे की समय सीमा में उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। यानी यह भी हमारा अधिकार है कि 24 घंटे के तक ही हमें गिरफ्तार करके रखा जा सकता है या कस्टडी में रखा जा सकता है। 24 घंटे के बाद हमारे मामले की जो भी अपराध किया है उसकी पैरवी होनी चाहिए, यानी 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए। यानी इसमें एक बात भी आप याद रख सकते हैं कि यात्रा का जो समय है, आने जाने का समय है, यदि आपको किसी चौकी में गिरफ्तार किया गया है तो जो कोर्ट तक जाने का जो समय है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, तो उस समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो उसे रिहा कर देने का अधिकार उसके व्यक्ति के पास होता है, यानी उसे रिहा कर देना चाहिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में हम बात करेंगे निवारण रोकथाम के आधार पर। यानी निवारण जो भी उसका निवारण करने के लिए, उस पर रोकथाम लगाने के लिए प्रावधान की बात कौन सा करता है, आर्टिकल 22 करता है। यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं तो भाग 1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी जो भाग 1 में प्रावधान आपको मेरे द्वारा जो बताए गए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने कैसे पेश करना है, ये सब अधिकार आर्टिकल 2 में, जो कि इसका जो दूसरा भाग है, पहले भाग के इसमें नहीं होंगे। दूसरे भाग से संबंधित कोई मामला है तो पहले भाग की जो भी मैंने बातें कही वह लागू नहीं होंगी। यह प्रावधान भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो मौलिक अधिकार है भारतीय एवं विदेशियों दोनों के लिए प्राप्त कराए जाते हैं। तो इसमें आपको एक बात समझनी चाहिए कि इसमें आपने देखा होगा कि रोजगार प्राप्त कराने के लिए एक आर्टिकल था कि रोजगार में समानता की बात की जाती है, तो विदेशियों को रोजगार में समानता की बात नहीं की जाती, यानी विदेशियों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, वह भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो यह प्रावधान है निवारण रोकथाम के प्रावधान, यह केवल देशी यानी भारतीय लोगों के लिए दिए गए हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा पूर्व में अशांति बिगाड़ने का कृत्य किया गया है उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। यानी इसमें निवारण के लिए किसी के द्वारा कोई भी अपराध किया गया हो या उपद्रवी प्रकार का इंसान हो, उसके लिए पूर्व में अशांति व्यवस्था बिगाड़ने के कृत्य के चलते और संदेह होता है कि वह फिर से अपराध करने वाला है या दंगा फैलाने वाला है, और इसकी जानकारी यदि पुलिस को मिलती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है बिना उसे कारण बताए। यदि कोई अशांति फैलाने के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 माह तक कारावास में रखा जा सकता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो जाकर खुलेआम धमकी दे रहा है या किसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है कि इसने एक बार अपराध किया है और फिर से यह उसी प्रकार का अपराध करने वाला है, तो उसे 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कार्य एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर की जाती है। जो जजों की एक बोर्ड बनाया जाता है उसकी सलाह पर उसे गिरफ्तार किया जाता है, जो कि 3 महीने तक उसे कारावास में रखा जा सकता है। डिटेंशन प्रिवेंशन जो कि एक्ट है वह इसकी बात करता है। हमने जम्मू कश्मीर देखा कि कई नेताओं के लिए यहाँ पर अशांति फैलाने के चलते 3 माह तक गिरफ्तार कर लिया जाता था और इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी जाती थी। गिरफ्तार व्यक्ति को जानकारी देनी होगी कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है उसके लिए यह जानकारी देनी होगी कि आपके द्वारा किस प्रकार के अपराध किए गए हैं, या आप की इस प्रकार का संदेह या आशंका है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर वह क्वेश्चन कर सकता है कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार लोगों को इसलिए उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि राज्य में तानाशाही तरीके से लोगों का शोषण ना हो। यानी यहाँ पर हमें समझना चाहिए अपना प्रश्न पूछने का अधिकार और इसके पहले गिरफ्तारी से पहले इसका कारण पूछने का अधिकार, यह सब लोगों को इसलिए उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि कोई तानाशाही तरीके से आपको जेल में ना धर दबोचे या जेल में ना कैद कर दे। आगे देखते हैं अपवाद।
यानी यहाँ पर हम कुछ अपवाद को समझ लेंगे। यहाँ तक हमने अधिकारों की बात की और कुछ ऐसे अपवाद हैं कि लोगों को इसके तहत गिरफ्तार भी किया जाता है। यदि संसद चाहे तो निवारण, रोकथाम, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन यानी रोकथाम के आधार पर व्यक्ति को 6 माह तक कारावास में रख सकती है। यदि संसद चाहे तो उसे 3 माह की समय सीमा बढ़ाकर 6 माह तक भी इसमें कारावास में रखा जा सकता है। इसके लिए एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर पार्लियामेंट कोई विचार कर रही है तो उसको एडवाइजरी बोर्ड के साथ पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, उससे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए आपातकाल के समय संसद द्वारा इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। अब हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। 1976 की बात करें तो जो 44वां संविधान संशोधन आया, इसमें संदेह के आधार पर जो गिरफ्तारी की जाती थी वह 3 माह की समय सीमा हुआ करती थी, इसे 2 माह कर दिया गया था। 1900 जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो बहुत सारे 1974 में जो आपातकाल के समय जो यहाँ पर बहुत से संविधान संशोधन किए गए थे और 76 में जब 44वां संविधान संशोधन आया 42वें के बाद, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उन चीज़ों को सुधारा गया और 76वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि यहाँ पर जो समय सीमा हुआ करती थी जो कि 3 माह तक हुआ करती थी, यानी यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए डिटेन किया गया था, बहुत से लोगों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं को दिलासा देने के लिए इसकी समय सीमा को घटा दिया गया था। और हम देख सकते हैं कि लेकिन इस संशोधन को अब तक लागू नहीं किया गया है। यानी अब भी यदि कोई संदेह के नाम पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 माह की सजा दी जाती है। अनुच्छेद 22 के संबंध में कानून बनाने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा को शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी लोकसभा एवं राज्य विधानसभा इसके लिए कानून बना सकती हैं। संसद के समक्ष रक्षा, विदेशी मामले तथा सुरक्षा बनाए रखने संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। जो संसद होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसके समक्ष विदेशी मामलों पर कानून बनाने, सुरक्षा के मामलों पर कानून बनाए रखने इत्यादि के लिए शक्ति प्रदान होती है यानी प्राप्त होती है। राज्य विधानसभा को इसमें कानून बनाने की शक्ति नहीं होती, यानी राज्य विधानसभा देश के लिए कोई कानून नहीं बना सकती, केंद्र द्वारा ही देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में संसद तथा राज्य विधानसभा यानी सेंटर पर यदि कानून बनाना तो राज्य इस पर कानून नहीं बना सकता, लेकिन जब राज्य पर कानून बनाने की बात होती है तो संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों मिलकर इस पर कानून बनाती हैं। और आगे देख सकते हैं आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने की शक्ति संसद व राज्य विधानसभा दोनों को है। यानी इसेंशियल सेवा, जो कि हम देख सकते हैं कि कोरोना काल में इसेंशियल शब्द आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा कि आपातकाल की स्थिति में यदि पूरा बंद भी कर दिया जाता है, पूरा मार्केट बंद भी रहता था, तो जो आवश्यक चीज़ें होती थी जैसे कि लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता करवाना, जैसे कि लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो इस प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के पास होती है। हमने देखा कि हमारे राज्यों के द्वारा इस पर कार्य किए गए थे और केंद्र द्वारा भी सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। तो इस प्रकार हमने समझा आर्टिकल 22 को। आर्टिकल 22 से संबंधित इससे आगे आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं बन सकते। यदि आर्टिकल 22 से आपको आंसर राइटिंग के लिए भी लिखने के प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसके बारे में आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, उसके अपवाद लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं और देख सकते हैं किस किस प्रकार के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, और ऐसे बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाएं जो कि शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।